अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते हैं। चले हम सारा कुछ ही इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए सिंपल पेंडुलम बना कैसे होता है। तो सर हमारे पास एक फिक्स एंड होता है, उसके साथ हम बेटा क्या करते हैं, उस फिक्स पोर्ट के साथ स्ट्रिंग का एक एंड क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ हम सर क्या करते हैं, एक मैश लगा देते हैं। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, यहां पर ग्रेविटी इसको नीचे ट्रैक करेगी, जिसकी वजह से इसका क्या बन जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg टूवर्ड डाउनवर्ड। जब इसका वेट नीचे बना, उस वेट ने सारे एक टेंशन बना दी T विच इज अपवर्ड। तो बहुत आसान है। तो सर अगर हमने आइडियल सिंपल पेंडुलम स्टडी करना है, आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो हमें कुछ करैक्टर पता होने चाहिए। आइडियल सिंपल पेंडुलम, उसकी कुछ कंडीशन होगी। तो बेटा ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने बेटा क्या लिया, स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसके पास क्या क्या करैक्टर होगा। सर ये जो स्ट्रिंग है ये वेटलेस होना चाहिए, वेटलेस। ठीक, अगर वेटलेस पहली बात। दूसरा सर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, फ्लेक्सिबल। तीसरा सर ये इनएक्सटेंसिबल, ये लंबा ना हो, एक्सटेंसिबल। ठीक है। और बेटा ये क्या होना चाहिए, जिस मीडियम में ये मैस मूव करेगा वो मीडियम हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट और वो मीडियम, यानी हम कहेंगे कि सर स्ट्रिंग जिसके साथ स्ट्रिंग अटैच है वो स्पॉट एंड मीडियम क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, यही आइडियल कंडीशन शो करती है। और ये जो मैस है हमारे पास, ये जो बॉब है, ठीक, ये हम लेंगे स्मॉल, लेंगे स्मॉल हैवी, ठीक, स्मॉल हैवी मैस बॉब। तो बेटा जी ये इसकी आइडियल कंडीशन होती है। हमें पता है सर डेली लाइफ में आइडियल कंडीशन तो मिलती नहीं, तो खैर उन्होंने आइडियल कंडीशन दे दी, हमें डेली लाइफ में नहीं मिलेंगी, इसलिए हमारी करेक्शन में थोड़ा सा बेटा क्या आ जाता है, मसला आ जाता। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं। तो बेटा इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हम मान लेते हैं कि सारी इसकी जो लेंथ है वो यहां तक कितनी है, L। अभी हम देख रहे हैं कि ये रेस्ट पर है, क्योंकि बेटा वेट के फोर्स ने और टेंशन के फोर्स ने बैलेंस हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और अगर हम यहां ले जाएं, तो ये जो स्ट्रिंग है वो कैसी बन जाएगी, इस तरह। और कितना एंगल हम लेके गए, कुछ थीटा एंगल मूव करवाया ऊपर से। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे, व्हाट विल बी हैपन, बेटा ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। अगर ये हमारी मेन पोजीशन है, हम इसको बेटा ए का नाम देते हैं, और ये हमारी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये और नीचे ले जाए। तो ये हमारी बेटा क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब हमने इसको छोड़ा तो व्हाट विल बी हैपन, इसने ऑसिलेशन शुरू कर दी। अब हमने यूं देखा कि सर टेंशन तो ऊपर की तरफ थी, वेट नीचे की तरफ था। अब मूव कौन करवा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात होगी कि सर इसको वापस रिस्टोर कौन करवा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि सर कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है, तो हमने वो एंगल ड्रा किया। तो जो वेट का फोर्स है वो किसी एंगल पर लग रहा था, हमने क्या किया, इस वेट के कंपोनेंट रिजॉल्व किए। तो वेट के सामने वाला कौन सा होगा, उसके अलोंग कौन सा होगा, तो सर आप कहेंगे कॉस थीटा। और जो थीटा के सामने होता है आप कहेंगे सर वो तो साइन थीटा होगा। तो mg को हमने उसके कंपोनेंट बनाए, तो हमारे क्या मिला, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो कोस थीटा किधर है, नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ है। तो आप यही कहेंगे कि सर अगर आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए तो टेंशन ने और वेट कोस थीटा ने खुद को क्या किया हुआ है, बैलेंस।
तो इधर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, सेंटर की तरफ, तो आप कहेंगे सर mg sin थीटा। तो mg ही आपके पास sin थीटा क्या है, आप कहेंगे सर यही हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले हम टेंशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि सर टेंशन कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा तो टेंशन जो होगी mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, यहां पे cos 0 पुट कीजिए तो आपके पास क्या आ गया, cos 0 डिग्री। तो टेंशन क्या आ गई, वेट के इक्वल। तो अब हम कहते हैं सर टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम, जब थीटा 0 डिग्री हो। दूसरे केस में देखिए जब थीटा 90 हो तो T इक्वल टू mg cos 90 पुट कीजिए तो टेंशन क्या आ गई, 0। तो हम कहते हैं मिनिमम। तो टेंशन मैक्सिमम कब हुई और मिनिमम कब हुई, ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं सर रीस्टोरिंग फोर्स की तो कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो बेटा इसको रीस्टोर करेगी, इसको ओरिजिनल हालत में लेके आएगी। तो हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सी आएगी, आप कहेंगे सर mg sin थीटा, क्योंकि यही उसको रीस्टोर कर रही है। अभी हम देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, तो बेटा यही उसको रीस्टोर कर रही है। तो लेकिन किधर लग रही है, आप कहेंगे सर सेंटर की तरफ। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन क्या वो मीन पोजीशन पर रुकेगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास मैस है। तो बेटा जी एक प्रॉपर्टी होगी रिस्टोरिंग फोर्स वाली, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इनर्शिया वाली। तो आप कहेंगे कि सर उसके पास दोनों करैक्टर है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक, चले जी अब हम आगे देखते हैं। सर हमारे पास एफ आर इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, और f किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप कहेंगे f इक्वल टू ma। तो दोनों फोर्स जब आप इन्हें इक्वल की तो आपके पास क्या आ गया, ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। f की जगह आपने ma पुट कर दिया तो आपके पास m कैंसल आउट हो गया, तो a कितना आ गया, माइनस g साइन ऑफ थीटा। अब आप मुझे बताइए सर, जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या होती है सर, एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो ये कर्व पाथ बनने की बजाय क्या बनेगा, स्ट्रेट पाथ। तो इसलिए कहते हैं कि जो एंगल बनता है वो बड़ा स्मॉल बनता है। तो इसलिए बेटा क्या करेंगे, साइन थीटा आप यही मानेंगे कि वो बड़ा स्मॉल एंगल है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेटा किसकी इक्वल हो गया, थीटा। तो यहां पर आप साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दे, थीटा। तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब g कितना है, सॉरी थीटा कितना है, हमें पता है कि सर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो s ओवर r, s क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और बेटा r क्या है, रेडियस। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा, इसको बेटा मैंने ऐसे घुमाना शुरू किया, ये इस तरह घुमा मान लीजिए, तो इसकी क्या सेम रहेगी, आप कहेंगे सर इसकी लेंथ सेम रहेगी, मतलब आपकी L सेम रहेगी। तो L आपका बेसिकली यहां पर क्या है, थीटा। तो सॉरी रेडियस आपका यहां पे क्या होगा, लेंथ। ठीक, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाली, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो आपकी लेंथ यहां पर एज अ रेडियस बिहेव करेगी। अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो ये जो कर्व पाथ है इसको हम नाम दे देंगे x। तो हम इसको मानकर चलेंगे ये बेटा क्या है, स्ट्रेट पाथ। ठीक, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गई, x, और बेटा रेडियस क्या आ गया, l। तो थीटा की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, तो हमारे पास a कितना आ गया, माइनस जी एक्स बाय एल। अब जनरल एक्सलेरेशन हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास होता है जनरल एक्सलेरेशन जो होगा, जनरल एक्सलेरेशन वो बेटा कितना होगा, आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो अब आप यहां पर a की वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट यू गेट, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। x से कट गया
तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, आप कहेंगे जी बाय एल। लेकिन आपको तो ओमेगा से मतलब है, तो ओमेगा कितना आ गया, जी बाय एल, और उसका क्या आ गया, अंडर रूट, और ये आपके पास क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब देखिए आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इन सिंपल पेंडुलम आपके पास कितना आ गया, आप कहेंगे सर ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल का अंडर रूट। अब आपने निकाला है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो अब आपको पता है कि सर आपके पास ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, तो यहां से अगर आप टी निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास कितना है, जी बाय एल। तो अगर आप 1 ओवर ओमेगा निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एल बाय जी। ठीक, क्लियर होगी बात। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी आप निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू कितनी होगी, आप कहेंगे सर वो तो 1 ओवर टी होती है। अगर टी ये है तो 1 ओवर टी क्या होगा, सर इसका इनवर्स कर दे, एल बाय जी। ये हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 ओवर 2 पाई जी बाय एल। डन होगी बात। अब देखिए हमें पता है कि सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें तो हमारे पास अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप कहेंगे सर आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो व्हाट विल बी हैपन, आपकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो जल्दी रिस्टोर होगा। तो याद रखिए यहां पर जो ग्रेविटी है वही क्या करती है, रिस्टोरिंग का काम करती है, बिहेव लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अगर आपकी जी इंक्रीज कर रही है तो मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, कम, वो जल्दी रिस्टोर होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन बनेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। अब देखिए एक और एमसीक्यू देखिए यहां पे, अगर मैं इसी पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है, अगर मैं उसको उठाकर एट द सेंटर ले जाऊं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वहां पर जी क्या हो जाएगा, 0। तो तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जब ये 0 हो गया तो 0 बाय समथिंग बाय 0 तो क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो आपके पास क्या आ गया, इन्फिनाइट। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको इस तरह से वो बेटा क्या कर सकता है, एमसीक्यूज कर सकता है। और बेटा याद रखिए ये जो एल होती है, ये जो लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ क्या होती है कि सर जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब या ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक होगी बात। तो ये रिस्टोरिंग बेटा फोर्स होती है विच इज इक्वल टू, सॉरी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। तो अगर आपका मैस कांस्टेंट है, अगर आप यहां पे बहुत सारा मैस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आपका रेडियस कांस्टेंट रह रहा है, तो बेटा आपकी एल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और आपका टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मैस लिया जिसका रेडियस इंक्रीज हो गया, मानिए अगर मैं 1 किलो रुई यहां पे लगा दूं और 1 किलो की बॉब लगा दूं, तो दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो याद रखिए दोनों की जो इफेक्टिव लेंथ है वो डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आपके माइंड में यही होना चाहिए, ये जो एल है इट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। मैं बार बार टाइम देख रहा था, टाइम तो खत्म हो रहा रिकॉर्डिंग का।
तो ये जितना भी है ये इसके रिलेटेड है। अच्छा, अब मैं इफेक्टिव लेंथ के रिलेटेड एक एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन करके देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। वो एमसीक्यूज क्या है, तो देखिए मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर, उस बैग का बेटा यहां से कोई रेडियस है तो ये सेंटर है, उस बैग के अंदर बेटा मेरे पास ड्रेन पार्टिकल है कुछ भी, ये पूरा का पूरा फील्ड है। जब फील्ड है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2πL/g, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी यहां तक। अब मैंने यहां पे एक नीचे क्या कर दिया, एक होल कर दिया, जैसे ही होल किया ये ड्रेन के पार्टिकल नीचे मूव करना शुरू हो गए, तो इसकी बेटा ड्रेन के पार्टिकल कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ड्रेन के पार्टिकल कम होंगे ये सेंटर यहां से यहां आना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, पहले ये इफेक्टिव लेंथ थी, अब सेंटर जब यहां आ गया तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, आप कहेंगे सर एल इंक्रीज हो गया। तो जब एल इंक्रीज हो गया तो सर टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन जब ये थैली सारी की सारी खाली हो जाएगी, सारे के सारे ड्रेन पार्टिकल चले जाएंगे, तो ये सेंटर यहां से दोबारा क्या आ जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, और टाइम पीरियड आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहां पर दो केस आए, एक ऐसा केस कि जब वो बेटा ड्रेन पार्टिकल निकले शुरू हुए तो सेंटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो सेंटर जब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो बेटा मुझे बताइए इफेक्टिव लेंथ बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेटा टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और बाद में बेटा जैसे ही वो ड्रेन पार्टिकल सारे के सारे चले गए, सेंटर वापस अपने पोजीशन पर चला गया और टाइम पीरियड फिर बेटा क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि बेटा इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।